सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे और आज अनदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिस्कस किया, उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिएगा, सबसे पहले स्काईनॉमिक्स एकेडमी आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लेकर के आया है। जिस क्रैश कोर्स में साइंस साइड का स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे ह्यूमैनिटीज का हो, सभी के लिए ये क्रैश कोर्स एप्लीकेबल रहने वाला है। 1 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और आपका बोर्ड चाहे कोई सा भी हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या फिर आईएससी हो, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। क्या क्या बेनिफिट हम लोगों को मिलने वाला है? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। 90 डेज नॉन स्टॉपेबल क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगी। 3 आवर्स की डेली क्लास रहने वाली है और एट द लास्ट 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट और जिसका वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। सो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर as soon as you see this video। तो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीजिंग पॉइंट? तो लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज द टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड फेज का और सॉलिड फेज का, लिक्विड फेज का मतलब लिक्विड स्टेट का और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बेटा? कांस्टेंट हो जाता है। तो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन सॉलिड फेज। मतलब ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का एज वेल एज सॉलिड का दोनों का वेपर प्रेशर आपस में बराबर होता है। और ये तो पुरानी डेफिनेशन है जो हम जानते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड वाटर सॉलिड आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर हो गई बात अच्छे से? और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन में अगर हम बात करें तो कितना केल्विन बेटा? तो ये हो जाएगा 273 केल्विन। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर बात करें तो एक ग्राफ हम लोग यहाँ पर बनाया करते हैं। ग्राफ बनाते हैं किस किस के बीच में बेटा? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। किस किस के बीच ग्राफ बनता है? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ बनता है। ग्राफ आप देखिए, ग्राफ कुछ इस तरीके का आ रहा है। ये लिक्विड स्टेट है आपकी, ये लिक्विड सॉल्वेंट है और ये आपका सॉलिड सॉल्वेंट है। यहाँ पर हालांकि फ्रोजन सॉल्वेंट लिखा हुआ है। फ्रोजन का मतलब क्या होता है बेटा? फ्रोजन का मतलब होता है सॉलिड। और उधर क्या हो गया हमारा? इधर हो गया हमारा लिक्विड सॉल्वेंट। आप खुद देखिए, यहाँ ये ओरिजिन है। ओरिजिन से अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। तो ज्यादा टेम्परेचर पर तो लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट करती है, कम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट करेगा आपका। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? ज्यादा टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट करेगी, कम टेम्परेचर पर क्या एग्जिस्ट करेगा? कम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करेगा हमारा सॉलिड स्टेट। और जरा ध्यान से देखिए, ये इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, मुझे बताओ इस पॉइंट पर क्या सॉलिड फेज और लिक्विड फेज साथ में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। इस पॉइंट पर लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट आपस में इक्विलिब्रियम पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसी पॉइंट से मैंने नीचे एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला। ये जो वैल्यू मुझे मिली बेटा, अब इसको बोला जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या बोला जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड इट इज डिनोटेड
डिनोटेड बाय TF0, इट इज डिनोटेड बाय TF0। तो TF0 क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड या फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस लिक्विड के अंदर या मैं बोलूं सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ला करके डालेंगे, और जब मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ला करके डालूंगा तो क्या होगा बेटा, तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा। और हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा था नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट ऐड, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर देयर इज डिप्रेशन इन या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसीलिए सॉल्यूशन का ग्राफ हमने यहाँ नीचे बनाया, सॉल्यूशन का ग्राफ हमने यहाँ नीचे बनाया, और इस पॉइंट पर आकर के लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट आपस में इक्विलिब्रियम में आया। तो आपने देखा यहाँ से परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पर, तो ये अब जो मुझे फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा किसका, ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा हमारे सॉल्यूशन का, डिनोटेड बाय TF का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे खुद देख करके बताइए, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन में हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसका मतलब TF बड़ा होगा कि TF0 बड़ा होगा, तो आप बोलोगे सर हमारा यहाँ पर TF0 बड़ा है और TF क्या है, छोटा है। इसका मतलब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से कम हो गया, डिक्रीज कर गया, इसीलिए हम कह रहे हैं देयर इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। व्हेनेवर अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट देयर इज ऑलवेज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर कहीं पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो वहां पर बेटा बर्फ जम जाएगी। इसीलिए कुछ हिल स्टेशन ऐसे होते हैं जहां पर रोड के ऊपर भी बर्फ जम जाती है, तो उस बर्फ को क्लीन करने के लिए क्या करेंगे, अब भैया टेम्परेचर तो उस जगह का नहीं बढ़ाया जा सकता, ये तो नेचुरल चीज है, टेम्परेचर तो आप नहीं इंक्रीज कर सकते। आप क्या कर सकते हो, जो रोड पर स्नो जमी हुई है उसके ऊपर नमक डाला जाता है, और नमक क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, वो क्या करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देगा। सपोज करो उसने फ्रीजिंग पॉइंट घटा करके कर दिया -7 डिग्री सेल्सियस, और जिस जगह आपको वहां का टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, सारी की सारी बर्फ पिघल जाएगी। तो NaCl को आपने डाला, इसीलिए NaCl को बोला जाता है इट इज यूज्ड एज de-icing एजेंट, इट इज यूज्ड एज de-icing एजेंट टू रिमूव स्नो फ्रॉम रोड्स। क्लियर बात अच्छे से। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ भैया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा TF। क्या होगा, बड़ा कौन है, TF0, तो फॉर्मूला हो जाएगा TF का TF0 माइनस TF। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, TF0 माइनस TF, इट इज योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये ऑब्जर्व किया गया, ये देखा गया कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डेल्टा TF मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो आप देख सकते हैं मोलैलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो डेल्टा TF मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस मैं कह सकता हूं डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसीलिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया हमारा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। और अगर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया तो अब एक काम कीजिए, अब यहाँ से ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाइए, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के बाद हमारे पास आएगा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हमने क्या बोला बेटा, KF। क्या बोला, KF। जहां पर इस KF को बोला जाता है या तो मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, रोने वाला कांस्टेंट। KB को हमने बोला था मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। KF को हम बोल रहे हैं मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर हो गई बात अच्छे से, ठीक है। चलो अब जरा यहाँ देखो, कैलकुलेशन ऑफ मोलार मास ऑफ सॉल्यूट कैसे करेंगे, डेल्टा TF KFM के बराबर है। मोलैलिटी का फॉर्मूला अभी क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलार मास अपॉन
मास ऑफ सॉल्वेंट, जनरली क्वेश्चन में सॉल्वेंट का मास वो ग्राम में दे करके रखेगा, इस ग्राम को केजी में बदलने के लिए नीचे 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 घूम करके ऊपर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, WA की MB से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमने डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF एज इट इज रखा, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, MB की मल्टीप्लाई WA से कर दी, तो मोलालिटी की जगह ये आ चुका है। इट इज द मोस्ट एक्सपेंडेड फॉर्मूला फॉर डेल्टा TF। अब यहाँ पर आप देखिए कितनी चीजें अननोन है बेटा, 1 2 3 4 5, 5 चीजें अननोन है। इन 5 में से कोई 4 चीज आपको दे देगा और 5वीं चीज आपसे कैलकुलेट करवा लेगा और यही हमारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। और मोस्टली वो आपसे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करवाता है। तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। आगे देखते हैं बेटा, चाहे KF हो चाहे KB हो, KF क्या है, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, चाहे KB हो, KB क्या है, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, दोनों के दोनों सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट है, सॉल्यूट के लिए कांस्टेंट नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो पहले तो ये देखिए द वैल्यूज ऑफ KF एंड KB, द वैल्यू ऑफ KF एंड KB केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। ये हमें कहां से पता चला, ये हमें इन रिलेशन से पता चला। KF का फॉर्मूला होता है, KF का फॉर्मूला होता है MR, यहाँ पर ये TF नॉट स्क्वायर, MR TF नॉट स्क्वायर अपॉन डेल्टा फर्स्ट H इंटू 1000, ये हो गया हमारा MR TB नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा वेप H इंटू 1000। यहाँ पर अगर बात की जाए, M क्या है, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, TF नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, डेल्टा फर्स्ट H क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर फॉर्मूले में कोई भी टर्म सॉल्यूट की नहीं आ रही है, सारी की सारी टर्म सॉल्वेंट की है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि KF जो है वो केवल और केवल किसके लिए सॉल्वेंट है, किसके लिए कांस्टेंट है बेटा, सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट है। सिमिलरली KB भी आपका सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट है। तो द अबव relation shows that the value of KF and KB depends only on the nature of solvent only and not on nature of solute। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आप अलग अलग हमारे चैनल्स के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। और अगर कोई साइंस साइड का स्टूडेंट है तो साइंस साइड का यूट्यूब लेक्चर आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल का हो, RIMC का हो, RMS या अदर हो, तो वो यहाँ पर जा सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, वो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स आप इस लिंक पर जा सकते हैं, नीचे दिए गए लिंक पर आप जाकर के गूगल रिव्यूज चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला आता है बेटा हमारा ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले तो हम मीनिंग समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, इट इज द फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। किसका मूवमेंट होगा बेटा, यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। और हम जानते हैं हर चीज हाई से लो की तरफ फ्लो करती है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होगा वो कहां से कहां होगा, फ्रॉम हाई क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट टू लो क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। जिस साइड, अगर सपोज करो मैंने यहाँ पर एक टैंक लिया हुआ है, इस टैंक के अंदर मैंने यहाँ पर बीच में कोई एक मेम्ब्रेन लगाई हुई है, मैं बोल देता हूं इसको कौन सी मेम्ब्रेन बेटा, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर मैंने इस साइड लिया है सॉल्यूशन 1, इस साइड लिया है सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 1 की कंसेंट्रेशन मान लेते हैं C1, सॉल्यूशन 2 की कंसेंट्रेशन मान लेते हैं C2। और एक चीज मैं यहाँ पर एजम्पशन मान लेता हूं कि लेट C1 इज लेस देन C2। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन 1 की कंसेंट्रेशन कम है, सॉल्यूशन 2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। अगर सॉल्यूशन 1 की कंसेंट्रेशन कम है, इसका मतलब सॉल्यूशन 1 में सॉल्यूट कम होगा, कंसेंट्रेशन कम है तो सॉल्यूट कम होगा, सॉल्यूट कम होगा तो अल्टीमेटली सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और उधर C2 बड़ा है, मतलब यहाँ पर सॉल्यूट ज्यादा होगा,
सॉल्यूट ज्यादा है तो सॉल्वेंट कम होगा। हमें तो केवल और केवल क्या देखना है भाई, सॉल्वेंट का मूवमेंट देख रहा है तो बस सॉल्वेंट पे नजर मारो। सॉल्वेंट जिस साइड ज्यादा है वहां से जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, जिधर सॉल्वेंट कम है। तो द फिनोमिना ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूल्स C1 से कहा जाएंगे भाई, C1 से C2 में जाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, ये केवल और केवल अपने अंदर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास होने देगा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को अपने अंदर से पास होने देने वाला नहीं है। इसका मतलब सॉल्यूट मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता होगा। तो द फिनोमिना ऑफ movement of solvent molecules from excess solvent to lesser solvent, या फिर मैं ऐसा बोलूं from a region of lower concentration to a region of higher concentration। क्लियर हो गई बात अच्छे से। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या हो गई, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो। स्पॉन्टेनियस मतलब वो फ्लो अपने आप हो रहा है, आप नहीं करवा रहे हो, अपने आप हो रहा है। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने लिख दिया डाइल्यूट सॉल्यूशन। भाई अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो अल्टीमेटली उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, मतलब वहां पर सॉल्वेंट एक्सेस में। फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट, अगर मैंने प्योर सॉल्वेंट ले लिया यहाँ पर, और फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट, भाई सॉल्यूट ही नहीं, केवल और केवल सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट एक्सेस में होगा, टू अ सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस साइड मान लेते हैं मैंने क्या ले लिया, इस साइड मैंने ले लिया प्योर सॉल्वेंट। क्या ले लिया, प्योर सॉल्वेंट। और उस साइड मैंने ले लिया क्या, उस साइड मैंने ले लिया सॉल्यूशन। क्या ले लिया, सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट एक्सेस किधर होगा, इधर केवल सॉल्वेंट है और उधर सॉल्यूशन बना हुआ है, मतलब सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है। तो सॉल्वेंट एक्सेस में कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में। लोअर सॉल्वेंट, लेसर क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट कहाँ होगी, सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर हो गई बात अच्छे से। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशन के ऊपर यहाँ पर ला करके कोई पिस्टन लगा दूं, यहाँ पर ला करके क्या लगा दूं भाई, कोई पिस्टन लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, यहाँ पर पिस्टन लगा देता हूँ, ठीक है। और तो क्या होगा, एक पिस्टन मैंने यहाँ पर लगाया और एक पिस्टन मैंने यहाँ पर लगाया, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। लेफ्ट साइड वाला पिस्टन नीचे होता जाएगा, राइट साइड वाला पिस्टन ऊपर होता जाएगा। अब मैं चाह रहा हूं कि जो राइट साइड वाला पिस्टन ऊपर हो रहा है, ये क्यों ऊपर हो रहा है, बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि ये पिस्टन ऊपर होना बंद हो जाए, ये पिस्टन रुक जाए, और वो रुकेगा तब जब ऑस्मोसिस नाम का फिनोमिना स्टॉप होगा। मतलब मैं चाह रहा हूं ऑस्मोसिस नाम के फिनोमिना को रोकने के लिए तो मुझे यहाँ पर ऊपर से कुछ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। कितना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करूं ताकि फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस रुक जाए, स्टॉप हो जाए। दैट मच प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हो गई बात अच्छे से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इट इज द मिनिमम प्रेशर, इट इज द मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन। कहाँ अप्लाई करा भाई, सॉल्यूशन साइड में अप्लाई करा। कहाँ अप्लाई करा, सॉल्यूशन साइड में अप्लाई करा, टू स्टॉप द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस, दैट इज टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ solvent into the solution through a semi permeable membrane। क्लियर हो गई बात अच्छे से। और हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वेंट हॉफ। क्या नाम था, वेंट हॉफ। उन्होंने बोला कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एज वेल एज टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो पाई जो होगा वो सीटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना चाहूं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा। फॉर्मूला बना पाई इज इक्वल टू सी आर टी, जहां पर सी है कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर,
मतलब C है आपका मोलैरिटी, R है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T है हमारा टेम्परेचर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बिकॉज मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, मतलब मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, हेंस osmotic pressure is a colligative property, ठीक है, and is directly proportional to the molar concentration, that is molarity of the solution at a specific temperature at a given temperature। तो pi is equal to CRT, important formula हमारा। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये सारी बातें बता दी आपको। R क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R की वैल्यू अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग होती है, 0.0821 अगर आप प्रेशर आपका किसमें एटीएम में, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अगर प्रेशर बार में हुआ तो आर की वैल्यू क्या ली जाएगी, 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए बेटा, अब मेरे पास अलग अलग सॉल्यूशन है, मेरे पास दो अलग अलग सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर है। मान लेते हैं सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर है π1 और सॉल्यूशन 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर है π2। सॉल्यूशन 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है भाई, π2। सॉल्यूशन 1 का π1 है और सॉल्यूशन 2 का π2 है। अगर इन दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि these two solutions are isotonic to each other। these two solutions are isotonic solutions। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए दोनों में से किसी एक का ऑस्मोटिक प्रेशर कम या ज्यादा हो जाए, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उस सॉल्यूशन को बोला जाएगा हाइपरटोनिक। क्या बोला जाएगा, हाइपरटोनिक। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसको बोला जाएगा क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात अच्छे से? तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, फॉर एग्जांपल 0.9% W/V NaCl एक्वस सॉल्यूशन, जिसको नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, इज आइसोटोनिक टू द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसके साथ आइसोटोनिक होता है। नहीं तो अगर ऐसा हो जाए कि आइसोटोनिक ना हो तो या तो हमारा सेल स्वेलो हो जाएगा या फिर हमारी बॉडी का सेल श्रिंक कर जाएगा। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? अ सॉल्यूशन हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन इज सेड टू बी हाइपरटोनिक, व्हाइल द सॉल्यूशन हैविंग लेसर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर सॉल्यूशन इज सेड टू बी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस में हम एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अप्लाई कर देंगे, तो जितना सॉल्वेंट सॉल्यूशन साइड आया था वो वापस से सॉल्वेंट साइड चला जाएगा। एंड दिस इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर, जिसको बोला जाता है डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। व्हाट डू यू मीन बाय डिसैलिनेशन? डिसैलिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल इंप्योरिटीज फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो when a pressure larger than the osmotic pressure is applied on the solution side, the solvent flows out of the solution through semi permeable membrane। इस प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। It is used for desalination of seawater, for removal of undesirable impurities from seawater, for purification of drinking water in households। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।